जान बचाकर आखिर कौन नहीं भागना चाहता। मैं कुछ देर पहले मौत के जिस मायाजाल से बचकर निकला था, आखिर क्यों दोबारा उसके आसपास भी जाने का दुस्साहस करूंगा। पर जब मैं ट्रेन में बैठकर वापस जाने का फैसला कर चुका था, तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जाने से रोक रही हो। वो अदृश्य शक्ति मेरे द्वारा दादाजी के अंतिम समय में दिया हुआ वचन था या फिर कुछ और। पर जो कुछ भी था उसने मेरे मस्तिष्क को झकझोरकर मुझे ट्रेन से उतार ही लिया था। क्या दादाजी को यहाँ मौजूद खतरों के बारे में पता था? यदि पता था तो मुझे इस सब के बारे में बताए बिना ही ऐसी जगह क्यों भेजा? क्यों छिपाए उन्होंने मुझसे यहाँ के रहस्य, जबकि वह मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे? क्योंकि आखिर था ही कौन मेरा उनके अलावा? यह सब सवाल मैं स्वयं से करते हुए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहा था और दादाजी से जुड़ी हुई स्मृतियां मेरे दिमाग में एक चलचित्र के जैसे क्लिक कर रही थी। तभी अचानक मुझे याद आई वह मोटी सी डायरी जो दादाजी ने अंतिम समय में मुझे देकर कहा था कि जब तुम देवगढ़ जाओगे तो रास्ते में खाली समय में इसको पढ़ना, इसमें बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। और मैं डायरी को बैग में तो रख कर ले आया था, पर सफर के खाली समय में मोबाइल से समय व्यतीत करने में मशगूल रहा। जरूरी ही नहीं समझा उस डायरी को पढ़ना। पर अब जब देवगढ़ और उस ट्रेन के रहस्यों के बारे में जानना चाहता हूं, तो अचानक से दिमाग ने उस डायरी की ओर भी इशारा किया कि शायद उसी में मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। और फिर मैं बिना देर किए ही स्टेशन पर मौजूद टीन शेड के नीचे बैठकर अपने बैग का सामान यहाँ वहाँ करते हुए डायरी खोजने लगा। इस जगह पर्याप्त रोशनी भी हो रही थी। जल्दी ही लाल जिल्द वाली वो पुरानी सी नीली डायरी मेरे हाथों में है। मैंने जल्दी से बैग को एक ओर रखा और उस डायरी को बड़ी ही उत्सुकता के साथ पढ़ना आरंभ किया। डायरी के प्रथम पेज पर दादाजी की ही सुंदर हैंडराइटिंग में सिर्फ श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ था। दूसरे पेज पर पूरा का पूरा हनुमान चालीसा एवं तीसरे पेज पर गायत्री मंत्र की पंक्तियां अंकित थी। चूंकि दादाजी बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण यह सब लिखा होना मुझे एकदम सामान्य सा लिखा। चौथे पेज पर लिखा हुआ संदेश देखकर मैं ठिठक गया। यह संदेश मेरे लिए ही लिखा गया था। प्रिय गोलू, सदा खुश रहो। जिस वक्त तुम यह सब पढ़ रहे होंगे उस वक्त तक मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। हो सकता है इस डायरी को पढ़ते वक्त तुम संकट में हो अथवा तुम्हारे मन में कई शंकाएं एवं सवाल हो। धैर्य रखो, तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हें इस डायरी में मिल जाएंगे। बस इस डायरी को पढ़ने के पश्चात बेहद सूझबूझ एवं हिम्मत के साथ तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। प्रभु के आशीर्वाद से तुम कामयाब जरूर होंगे। यह सब बातें मैं आत्मग्लानि के बोध के चलते जीवित रहते हुए तुम्हें न बचा सका, इसलिए इस जीवन बंधन से मुक्त होने के पश्चात बता रहा हूं। तुम्हारे प्यारे दादाजी। कौन से राज बताने वाले हैं दादाजी? मेरी उत्सुकता उच्चतम स्तर पर थी और फिर मैंने पन्ना पलटा। अगले पन्ने से दादाजी द्वारा लिखी गई एक विस्तृत महागाथा मेरे सामने थी। वर्ष 1977 एक छोटे से कर्मचारी के रूप में शुरू की गई अपनी रेलवे की नौकरी में मैं लगातार तरक्की करते हुए इसी वर्ष स्टेशन मास्टर के पद पर प्रोन्नत हुआ था। मजे की बात यह थी कि मेरी नौकरी के 17 साल इसी देवगढ़ स्टेशन पर ही अलग अलग पदों पर सेवा करते हुए व्यतीत हुए थे। वैसे तो मैं बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव से था, जहां नौकरी के अगले कुछ वर्षों तक जाना आना भी रहा। पर कुछ वर्षों बाद पिता का देहांत हो जाने के बाद मां को अपने साथ यहीं देवगढ़ ले आया। गांव में जमीन जायदाद बची नहीं थी। पुश्तैनी मकान कच्चा एवं जर्जर था, तो फिर वहां से नाता ही टूट गया। अब तो मेरा घर, गांव, कस्बा सब कुछ यही देवगढ़ था। 7 साल पहले मेरी मां ने इसी क्षेत्र की एक घरेलू सजातीय लड़की देखकर मेरा विवाह भी करा दिया था। वह अगस्त माह का एक दिन था, शाम के 6:30 बजे होंगे। बाबूजी, सिग्नल बदल दूं क्या? ट्रेन स्टेशन ने निकल चुकी है। सिग्नल के पास मौजूद स्टेशन के चपरासी धनीराम ने मेरी ओर हाथ हिलाते हुए दूर से ही पूछा। धनीराम मुझे अक्सर बाबूजी कहकर ही संबोधित किया करता था। मैंने केबिन की खिड़की से ही इशारा करते हुए उसे जवाब दिया।
हाँ धनीराम, कर दें और गेट भी खोल दे। उसके बाद धनीराम ने हाथ में लिए हुए लालटेन की रोशनी में लोहे के छल्लों को बदलकर सिग्नल परिवर्तित किया और उसके बाद हाथ से एक रॉड को चारों ओर घुमाते हुए क्रॉसिंग पर सड़क से आवागमन प्रतिबंधित करने के लिए बनाई गई रेलवे क्रॉसिंग के बैरिकेड को ऊपर उठाया। और इसी के साथ देवगढ़ स्टेशन से जाने वाली वही एकमात्र देवगढ़ पालनपुर पैसेंजर ट्रेन अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो चुकी थी। यह ट्रेन यात्रियों को लेकर दिन में 2 बार जाती और 2 बार आती थी और शाम 6 बजे इसका अंतिम चक्कर होता था। मैं अब स्टेशन से फ्री हो गया था, भूख भी लग आई थी, तो धनीराम से केबिन बंद करने का बोलकर पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगा। तभी देखा पिछले कुछ समय से हो रही बूंदाबांदी अब तेज बारिश में बदल गई थी। बाबूजी छाता लेते जाइए, साइड पर जाए ग्रेटर दैन। धनीराम दौड़ता हुआ मेरे पास छाता लेकर आया और मुझे देकर वापस केबिन में चला गया। मुझे रेलवे स्टेशन के ठीक पास ही मौजूद रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाए गए 8-10 मकानों में से एक सरकारी क्वार्टर मिल रखा था। दरअसल देवगढ़ कस्बे से रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी, तो दिन में तो यात्रियों के आवागमन से आसपास कुछ चहल पहल भी रहती थी, पर रात में यह जगह एकदम सुनसान हो जाया करती थी। फिलहाल मैं घर पहुंच चुका था। पता चला माँ की तबीयत आज ज्यादा खराब है। उन्हें तेज बुखार था एवं आंखें लाल हो रखी थी। श्याम, आ गए, इधर मेरे पास आओ। माँ ने लड़खड़ाती जुबान में मुझे पास बुलाया। मैं माँ के पास खाट पर बैठकर उनका सर दबाने लगा। आपको तेज बुखार है माँ, रुको, मैं चने का सूखा साग आपके तलवों और सिर पर लगाता हूँ, उससे आपको आराम मिलेगा। और मैंने अपनी पत्नी मालती को आवाज देते हुए चने का साग मंगवाया। मालती अभी रसोई में कुछ काम कर रही थी, तो उसने मेरे 5 साल के बेटे सूर्योदय के हाथों चने का सूखा हुआ साग भिजवा दिया, जिसको मैंने पानी से भिगोकर माँ के सिर व तलवों पर लगाना आरंभ किया। बेटा, कुछ बताना है तुमको, माँ ने मुझसे। पिछले कुछ दिनों से मैं चारों ओर कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने आश्चर्य से माँ की ओर देखा और पूछा, माँ कैसा गलत? बेटा, मुझे कुछ अजीब सी नकारात्मक शक्तियों का एहसास हो रहा है। आसपास टहलने वाले कुत्ते बिल्लियां भी आजकल ज्यादा रो रहे हैं। रात को भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की, और वह पायलों और चूड़ियों के खनखनाहट की आवाज। पता है, कल रात को मैंने घर के पीछे वाले उस पीपल के पेड़ की ओर एक साए को जाते हुए देखा। और तुमने गौर किया, हमारा सूर्योदय भी कितना चिड़चिड़ा सा हो गया है आजकल। यह सब अशुभ संकेत है श्याम। माँ की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, माँ तुम निहायत ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं। हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, कभी ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। बरसात का मौसम है, शायद इसीलिए पानी की बूंदों और तेज हवा से पेड़ के पत्तों की आवाज सुनकर आपको गलतफहमी हुई होगी। और फिर आपको तेज बुखार भी है, शायद इसलिए आपको इस प्रकार के वहम हो रहे हैं। थोड़ी देर तक माँ के सिर और पैर दबाने के बाद उन्हें आराम मिला और वह निंद्रालीन हो गई। मालती ने अब तक खाना परोस दिया था। मैं खाना खाने बैठ चुका था। अभी मैंने खाना खाने को निवाला तोड़ा ही था कि घर के दूसरे कमरे से सूर्योदय की जोरदार चीख सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर मैं और मालती घबरा गए। कहानी जारी रहेगी।